जैसा कि पिछली एपिसोड में आपने देखा था कि मैं रब अल खाली नामी सरा में कई महीनों से मुसलसल जुनूब की तरफ बढ़ रहा था, जिसकी वजह से मेरी जिस्मानी हालत काफ़ी बुरी हो चुकी थी, जिसके बाद मैंने कुछ दिन आराम करने का फैसला किया था। अब चलते हैं आज के एपिसोड की तरफ। एक हफ्ता मैंने मुकम्मल आराम किया और ज़्यादातर वक्त खैमे के अंदर ही रहा। एक दिन सुबह के वक्त मैं खैमे के बाहर खड़ा था और बिला इरादा ही हाथ में पकड़ी हुई शीशे की एक बोतल को एक तरफ उछाल दिया। मैं इस मामले में एहतियात करता था और कूड़ा करकट को मुनासिब अंदाज में ठिकाने लगाता था, मगर ये सब कुछ गैर इरादी तौर पर ही हो गया था। मैं फौरन बोतल को उठाने के लिए आगे बढ़ा, मगर कुछ देर कर रुक जाना पड़ा। इस बोतल का वजन कुछ ज्यादा ना था, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रही थी, जैसे पानी में कोई चीज डूब रही हो। 1 मिनट के अंदर अंदर ही बोतल गायब हो गई। अब की बार मैंने कुछ सोचते हुए लोहे का एक टुकड़ा निकाला जो बोतल से 2 गुने वजन का था, और उसे उसी जगह फेंक दिया। लोहे का ये टुकड़ा 1 सेकंड के अंदर ही गायब हो गया। ये जगह मेरे से ज्यादा दूर ना थी, शायद 7 से 8 फुट का फासला था। मैं ये सोचने लगा, अगर मैं उधर चला जाता तो मेरा क्या हाल होता। मैंने फौरन जानी को आवाज दी और उसे उस बारे में बताया। वो कुछ देर के लिए खामोश हो गया, जैसे कुछ सोच रहा हो। फिर बोला, क्या कभी तुमने रेत की दलदल के बारे में सुना है? मैंने उसके अल्फाज दोहराए, रेत की दलदल। फिर बोला, नहीं, कभी नहीं। यानी बोला, आम दलदल पानी से मट्टी नरम हो जाने की वजह से बनती है, मगर रेत की दलदल मुख्तलिफ होती है। जब रेत एक हाथ से ज्यादा बारीक हो जाए तो ये इतनी हल्की हो जाती है कि उस पर मामूली सा वजन भी पड़े तो ये अपनी जगह छोड़ देती है, और उस पर पड़ने वाला वजन नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है। जो भी एक बार इसमें धंस जाए उसकी मौत तय है। इसीलिए शायद यहाँ इर्द गिर्द कोई जानवर भी नजर नहीं आ रहा। मैंने पूछा, इससे कैसे बचा जा सकता है? वो बोला, सिर्फ एहतियात करके ही बचा जा सकता है। फिर बोला, पहले ऐसा करो, यहाँ से वापस जाने की कोशिश करो। क्या तुम्हें याद है तुम किस सिमत से इधर आए थे? मैंने कहा, मैं यकीनी तौर पर तो नहीं कह सकता, मगर कुछ कुछ अंदाजा है। वो बोला, कोई लंबी सी छड़ी हाथ में पकड़ लो और आगे से रेत चेक करते हुए यहाँ से निकलने की कोशिश करो। मुझे भी अब यहाँ बहुत खौफ महसूस हो रहा था। इस तरह की मौत से डरना ही चाहिए। सामान समेट कर मैंने रिंग में रखा और एक लंबी सी छड़ी हाथ में पकड़कर अंदाजे से उस तरफ चल पड़ा जिधर से आया था। थोड़ी ही दूर जाकर छड़ी रेत के अंदर धंस गई। मैंने थोड़ा सा जोर लगाया तो पूरी छड़ी ही रेत के अंदर चली गई। मैंने एक और छड़ी रिंग से निकाली और इसे पहले वाली छड़ी से जोड़ दिया। अब इसकी लंबाई 15 फुट के करीब हो गई थी, मगर अब भी मेरे हल्के से जोर लगाने पर वो रेत के अंदर चली जा रही थी, और फिर ये रेत के अंदर मुकम्मल तौर पर गायब हो गई। मेरे जिस्म में खौफ की वजह से जर्जरी सी आ गई। मैं दानिस्ता ही महफूज रहकर इस जगह पहुंच गया था, वरना यहाँ हर तरफ दलदल ही दलदल थी। अब की बार मैं कुछ और मुतात हो गया और अपनी सिमत थोड़ी सी बदली। छड़ी मेरे हाथ में थी और मैं रेत को टटोलता हुआ जा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता मैं आगे बढ़ने लगा, मगर मेरी रफ्तार बेहद कम थी। मैं किसी भी किस्म का रिस्क लेने को तैयार नहीं था। जब तक मैं पूरी तरह मुतमिन ना हो जाता, मैं कदम आगे ना बढ़ाता। चलते चलते 2 घंटे बाद ऐसी जगह पहुंच गया जहां रेत अब कुछ नॉर्मल महसूस हो रही थी, मगर मैंने फिर भी एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ा और छड़ी को मुसलसल हाथ में पकड़े रहा और आगे बढ़ना जारी रखा। शाम तक मैं ऐसे ही चलता रहा। शाम को खैमा लगाने से पहले मैंने इर्द गिर्द छड़ी से चेक करके अपनी मुकम्मल तसल्ली कर ली थी कि इर्द गिर्द कोई दलदल तो नहीं है। जानी ने मुझे जुनूब की तरफ बढ़ने को कहा था, मगर अगले दिन मैंने अपना रुख जनूब मशरक की तरफ कर लिया। मैं दोबारा उन दलदलों में फंसना नहीं चाहता था। जानी ने भी कोई इतराज नहीं किया। चौथे दिन दोपहर को मुझे दूर से पहाड़ नुमा कुछ नजर आया। सेरा में पहाड़ मुमकिन नहीं थे। मैंने आगे बढ़कर देखने का फैसला किया। पहाड़ जो बज़ाहिर नज़दीक नजर आ रहे थे, दर हकीकत उनके पास पहुंचने में मुझे मजीद 2 दिन लगे। ये रेत के बड़े बड़े टीले थे और काफी बड़े रकबे पर फैले हुए थे। उन टीलों के दरमियान 50 फीट के करीब जगह हमवार थी, जैसे ये गुजरने का रास्ता हो।
मैं जो पहले ही दलदल की वजह से कुछ डरा हुआ था, यहाँ से ही गुजरने का फैसला किया, क्योंकि ये टीले काफ़ी बड़े और ऊंचे थे और इतने वजनी टीले नरम रेत पर बनना मुमकिन ना था। ये दरमियानी रास्ता कहीं तंग तो कहीं खुला हुआ था, मगर मुसलसल आगे बढ़ रहा था, इसलिए मैं भी इस रास्ते पर चलता रहा। मुझे उस राह में सफ़र करते हुए महीनों हो गए थे। सांप और बिच्छुओं के अलावा और कोई जानवर नहीं दिखा था, मगर उन टीलों के ऊपर मुझे चंद परिंदे उड़ते हुए दिखाई दिए। इतने अरसे बाद कोई परिंदा देखकर मुझे खुशी महसूस हो रही थी, मगर ये खुशी जल्द ही परेशानी में बदल गई। शायद ये छठा रोज था। एक तवील मोड़ काट कर जैसे ही रास्ता सीधा हुआ, आगे से रास्ता बंद मिला। मैं थोड़ा सा परेशान हो गया, क्योंकि 6 दिन से मैं इस रास्ते पर मुसलसल चल रहा था। अब वापस जाना पड़ेगा, ये सोचकर ही मुझे होल उठ रहे थे। मैं वहीं बैठकर सोचने लगा, अब क्या करूं। फिर कुछ देर बाद उठकर सामने वाले टीले को गौर से देखा। ये काफी ऊंचा था। ये पता नहीं चल रहा था कि उसके आगे भी और भी ऐसे टीले हैं, ये रास्ते में अकेला ही खड़ा है। बहरहाल वापस जाने से बेहतर मैंने ये समझा, रिस्क लेना चाहिए, हो सकता है इसके बाद रास्ता मिल जाए। ये सोचकर मैंने ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। उस टेल पर चढ़ना काफी मुश्किल साबित हुआ। घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार मैं चोटी के ऊपर पहुंच ही गया। मेरा सांस पूरी तरह फूला हुआ था, क्योंकि उस पर चढ़ना मेरी सोच से भी ज्यादा मुश्किल था। ऊपर चढ़कर मैंने सब तरफ देखा। मेरे दाएं और बाएं टीलों का एक तवील सिलसिला था, मगर सामने की तरफ मजीद सिर्फ 3 पहाड़ी नमा टीले ही नजर आ रहे थे। मैंने आगे बढ़ने का फैसला किया, क्योंकि बाज़ाहिर उनके बाद मजीद कोई और टीला नजर नहीं आ रहा था। शायद इसके बाद रास्ता था। मैंने मैंने नीचे उतरना शुरू कर दिया। नीचे उतरना ऊपर चढ़ने से ज्यादा मुश्किल साबित हुआ। कई बार मैं गिरते गिरते बचा। मैं मुहतात हो गया और आराम आराम से नीचे उतरने लगा। मुझे काफी वक्त लगा, मगर मैं सही सलामत उतर गया। शाम हो गई थी, नजर आना कम हो गया था, इसलिए बाकी का काम अगले दिन के लिए छोड़ दिया। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही मैं ऊपर चढ़ने के लिए तैयार था। यह टीला पहले वाले से कुछ सख्त था। उस पर चढ़ना आसान साबित हुआ, मगर उसकी ऊंचाई निस्बतन ज्यादा थी। दोपहर तक मैं उसकी दूसरी तरफ उतर गया। अब की बार मैं तीसरे टीले के सामने खड़ा था। ये काफी सख्त नजर आता था। मैंने छू कर देखा, जैसे ठोस पत्थर का हो। मुझे महसूस हुआ इस पर चढ़ना काफी मुश्किल होगा। मैंने कुछ सोचा और साथ वाले टीले पर एक नजर डालने का फैसला किया, मगर फौरन ही अंदाजा हो गया कि उन पर चढ़ना नामुमकिन था। उन पर काफी मोटी नरम रेत की तह चढ़ी हुई थी, जिन पर हाथ पांव जमाना मुश्किल था। मैं वापस पहले वाले टीले के सामने लौट आया और फिर कुछ सोचकर मैंने रिंग में से हाइकिंग का सामान निकाल कर कमर पर बांध लिया। ये मखसूस किस्म की रस्सियां और कील थी जो हाइकिंग के लिए इस्तेमाल होती थी। मैं पहाड़ पर कील ठोंक ठोंक और उस पर रस्सी बांधकर ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। मेरी रफ्तार कम थी, मगर मैं मुसलसल ऊपर चढ़ रहा था। इस दिन शाम होने से कुछ देर ही कबल मैं ऊपर पहुंचने में कामयाब हो सका। नीचे उतरने से पहले मैंने सामने की तरफ देखा। सामने एक ही चोटी नजर आ रही थी और ये काफी बुलंद थी। मैं उम्मीद ही कर सकता था कि उसके बाद मुझे रास्ता मिल जाए। इस चोटी से नीचे उतरना आसान साबित हुआ और मैं एक रस्सी के जरिए आराम से नीचे उतर गया। अगली सुबह मैं आखिरी पहाड़ के सामने खड़ा था। ये पहले से भी सख्त था। इसमें कील ठोंकना काफी मुश्किल था। ना ही इसमें कोई दरार थी। ये थोड़ी चला चला कर मेरे हाथ शल हो गए थे और मैं बेहाल होता जा रहा था। लग रहा था कि मैं उसे पार नहीं कर सकूंगा, मगर फिर मैंने अपने दिमाग को फोकस किया और तमाम ख्यालात को बाहर निकाल दिया। उस वक्त मैं बिल्कुल एक मशीन की तरह काम कर रहा था। मुझे ना तो अपने हाथों से निकलने वाली खून की कोई परवाह थी और ना ही जिस्म की थकन का कोई एहसास था। मैं मुसलसल काम करता रहा और ऊपर की तरफ रेंगने वाली रफ्तार से बढ़ता रहा। शाम हो गई थी, मगर अभी भी ऊपर वाले हिस्से से काफी नीचे था। मैंने स्टोरेज रिंग से लाइट निकाली और इसे अपने सर पर लगाकर ऊपर चढ़ना जारी रखा। मेरा अंग अंग दुख रहा था, मगर साथ ही मेरा ऊपर चढ़ने का जुनून भी बढ़ता जा रहा था।
میں کسی بھی صورت میں حوصلہ نہیں آ سکتا تھا، ورنہ میری موت طے تھی۔ آخر کار آدھی رات کے وقت میں اوپر پہنچ ہی گیا۔ سب سے پہلے تو بیٹھنے کی جگہ تلاش کر کے میں بیٹھ گیا، کیونکہ میں پوری طرح ہانپ رہا تھا۔ اپنی سانسیں درست کرنے کے بعد میں نے سامنے دیکھا اور پھر میرا سانس رک سا گیا۔ بالکل سامنے چھوٹے چھوٹے ٹیلوں کا ایک طویل سلسلہ نظر آ رہا تھا۔ مجھے چاندنی کی دھندلی روشنی میں صاف صاف نظر تو نہ آیا، مگر ایسا لگ رہا تھا کہ بڑے پہاڑی ٹیلے ایک دائرے کی شکل میں پھیلے ہوئے تھے اور ان کے بیچ میں آپس میں جڑے ہوئے چھوٹے چھوٹے ٹیلے تھے۔ ان کی اونچائی نسبتاً کم تھی، مگر پھر بھی یہ کافی اونچے تھے۔ میں پریشان ہو گیا، سوچنے لگا کیا میری موت یہیں پر ہو جائے گی؟ کیا میرے سفر کا اختتام یہاں پر ہی ہو جائے گا؟ میں ذہنی اور جسمانی طور پر بے حد تھکا ہوا تھا، مگر پریشانی کی وجہ سے نیند کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ باقی رات میں ایسے ہی بیٹھا رہا اور جب صبح ہونے کے قریب تھی تب ہوا کا جھونکا آیا۔ میں اس وقت سامنے کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے سامنے والے ٹیلوں میں کچھ کے اوپری حصے ہلے ہوں۔ میں چونک گیا اور غور سے دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد جب دوبارہ ہوا چلی تو میں نے آپ کی بار انہیں واضح طور پر ہلتے ہوئے دیکھا۔ یہ دیکھ کر میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں خوشی سے چیخنے لگا۔ رات کو میں جنہیں ٹیلے سمجھ رہا تھا وہ اصل میں درخت تھے، کافی بڑے بڑے اور اوپر سے نوکدار، اسی لیے میں دھوکا کھا گیا تھا۔ میرے چیختے ہی نیچے کچھ ہلچل محسوس ہوئی، پھر ایسے لگا جیسے کسی سیٹی کی آواز آئی ہو۔ اس کے بعد کچھ پرندوں کی آوازیں آئی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ ان درختوں کو دیکھ کر مجھے جتنی خوشی محسوس ہوئی تھی میں بیان نہیں کر سکتا۔ جب سورج کچھ بلندی پر آیا تو مجھے بھی صاف نظر آنا شروع ہو گیا۔ یہ درخت ہی تھے جو کافی بڑے رقبے پر پھیلے ہوئے تھے۔ ان کے چاروں طرف پہاڑی نما ٹیلے تھے جنہوں نے اس کو گھیرا ہوا تھا۔ یہ درختوں کی کون سی قسم تھی اس کا مجھے اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ حیران کن بات یہ تھی کہ ان کا اوپری حصے کا رنگ بالکل ریت کی رنگ کی طرح تھا، اسی لیے فضا سے ان کو درختوں کے طور پر شناخت کرنا ناممکن تھا۔ اسی لیے شاید یہ باہری دنیا کے نظروں سے یہ وادی چھپی ہوئی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میرے اندر حوصلہ پیدا ہوا۔ اب میں نے ایک بڑا سا کیل نکال کر اسے ٹھوکنا شروع کر دیا۔ ہتھوڑے کی آواز دور دور تک جا رہی تھی۔ کیل ٹھوکنے کے بعد اس میں نے ایک رسی باندھی اور اس کے سہارے آرام سے نیچے اتر آیا۔ نیچے اترنے میں مجھے کچھ وقت لگا اور جب اترنے کے بعد میں نے اپنا رخ درختوں کی طرف کیا تو مجھے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ میں ان درختوں سے تقریباً 10 میٹر دور تھا اور ان درختوں کے نیچے بہت سارے لوگ کھڑے تھے جیسے وہ میرا ہی انتظار کر رہے ہوں۔ میں نے کبھی نہیں سنا تھا کہ اس صحرا کے بیچوں بیچ کوئی انسانی آبادی بھی ہے۔ انسانی آبادی کا ہونا یہاں ممکن بھی نہیں تھا۔ ایک لمحے کو مجھے لگا یہ کوئی غیر انسانی مخلوق ہے، مگر اگلے ہی لمحے میں نے اسے مسترد کر دیا۔ وہ انسان ہی تھے۔ ان کی تعداد کافی زیادہ تھی، شاید سینکڑوں میں۔ وہ بہت ہی دلچسپی بری نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر واضح طور پر حیرت اور خوشی بھی نظر آ رہی تھی، اور یہ چیز میرے لیے کچھ عجیب تھی۔